नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज की सेकेंड क्लास में हिंदी में हम लोगों ने इसके पीछे वाली क्लास में बात कर ली थी कि प्लुत सर और संयुक्त सर ये सब क्या होते हैं। आज की हमारी क्लास जो ओरिएंटेड है वो यहाँ से शुरू होगी कि अब हम स्वरों को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जब हम उनका उच्चारण कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा मुख, हमारा ओठ, हमारा थोड़ा किस तरीके से ऊंचे नीचे दाएं बाएं हो रहा होता है उसके आधार पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, समझो कि अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि ओठ की आकृति। अब ये समझ लो, ओष्ठ का मतलब होता है तुम्हारा ओठ, ओठ का मतलब होता है तुम्हारा ओठ अर्थात तुम्हारी लिप्स। तुम बोलते समय कितना गोला करते हो, कितना फैलाते हो, ये सब डिपेंड करेगा कि तुम किस तरीके से उच्चारण कर रहे हो। बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत वो नहीं है कि अरे यहाँ से बाउंडर नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है। कह रहा है कि ओष्ठ आकृति के आधार पे हमें ये समझना है कि हमारे स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें ये पता है कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक को अगर हम डिवाइड करेंगे, एक बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर और दूसरे को बोलते हैं अवृत्तमुखी स्वर। दोनों में अंतर क्या है? नाम से लग रहा है कि भाई ये कह रहा है कि वृत्तमुखी, जिसका मतलब तुम उच्चारण करते समय अगर तुम्हारा ओठ गोला टाइप हो जाए, सर्कल टाइप हो जाए, वृत्त बन जाए, क्या बन जाए बाबू? अगर वृत्त बन जाए, सर्कल बन जाए तो उसे कहेंगे वृत्तमुखी स्वर। और जिनका उच्चारण करते समय तुम्हारा मुंह या तुम्हारा ओठ की आकृति गोला टाइप ना हो उसे बोलते हैं अवृत्तमुखी स्वर। देखो नीचे परिभाषा लिखा है, अगर समझने के लिए अगर नोट बना रहे हो तो इस परिभाषा पढ़ लो कि कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार आकृति ग्रहण कर ले वे स्वर क्या कहलाते हैं? या तो उसे बोलेंगे वृत्तमुखी या बोलेंगे वर्तुल। सेम होता है, वृत्तमुखी का मतलब वर्तुल होता है। वर्तुल का मतलब समझ रहे हैं ना, गोला। बात समझ। अब जैसे उच्चारण करके तुम देख लो, तुम उच्चारण करके देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन कौन से हैं कि जिनको बोलने के बाद हमारा जो ओठ है वो गोला टाइप हो जाता है। समझो, देखो जैसे अगर तुम ऊ का उच्चारण करो, ऊ बोलो, अब फिर वापस से ऊ बोलो, ओ बोलो, आओ बोलो और आ बोलो, तो इनका अगर उच्चारण तुम कर रहे हो तो तुम्हारा जो लिप्स है, तुम्हारा जो ओठ है उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? जैसे गोला टाइप हो जाएगी। जैसे तुम अगर बोलोगे ना ऊ तो ऐसे हो जाए, तुम्हारा एक वाला ओठ ऊपर से हो जाएगा, ये वाला नीचे से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए बोलते हैं तो ये सर्कल बन रहा है कि नहीं, एक गोला टाइप बन रहा है ना, ऐसे गोला टाइप, तो बस वृत्तमुखी स्वर, बात खत्म। तुमसे एग्जाम में बस इतनी चीजें पूछी जाएंगी कि कौन सा वृत्तमुखी में आता है, कौन सा वृत्तमुखी में नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बाबू? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे समझो। कह रहा है कि अवृत्तमुखी मतलब जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो ओठ है सॉरी, अवृत्तमुखी स्वर का उच्चारण करते समय अगर हमारा ओठ गोला नहीं होता है, बात ध्यान सुनना, गोला नहीं होता है तो उसे क्या बोलेंगे? अवृत्तमुखी। जैसे समझो अ बोलो, अ, आ, ई, री, ए, ऐ। बात समझ में? मतलब अगर ये वाली लाइन याद है ना बाबू, देखो उ, ओ, और आ, यही एक अलग है, आगत बोलते हैं इसे। अब जितना बच गए उन्हें अवृत्तमुखी में रखो। हिंदी में एक बढ़िया सिस्टम होता है कि एक पक्ष याद कर लो, दूसरा वाला याद हो जाएगा। मतलब एक चीज ऐसे समझ लो, हिंदी का खेल ऐसे है जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं। अगर तुम बुला लो, प्रेमी को बुला लो, प्रेमिका अपने मन में भागे भागे आ जाएगी, प्रेमिका को बुला दो, प्रेमी आ जाएगा। तो हिंदी वाला वही सीन है कि एक पक्ष याद कर लो, दूसरा का अपने आप याद हो जाएगा। तो ये समझना, इसको याद कर लो, ये वाला याद नहीं है, तभी जितना बच गया शेष इसमें, बात खत्म हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो आगे चलो बाबू। और इसमें बहुत ज़्यादा समय देने का मतलब नहीं है गुरु, जहाँ समय देना होगा वहाँ बताएंगे। समय यहाँ देना है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। सबसे बड़ी बात होती है याद नहीं होता है। अब इसे समझो, ये क्या बवंडर है? ये कह रहा है कि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा का मतलब तुम्हारी जीभ, सब बात समझ आई? वैसे खैर तो लड़कों की जीभ तो छोटी होती है, लड़कियों की बहुत बड़ी मार पकड़ 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 लगी रहती हैं। ऑनलाइन में छोड़ो, ऑफलाइन वाले में तो सब इतना बोलती हैं भाई साहब, ओह माय गॉड। समझो, कह रहा है कि जिह्वा की ऊंचाई मतलब जब तुम किसी स्वर का उच्चारण करोगे तो तुम्हारी जिह्वा कितनी ऊपर नीचे हो रही है। जैसे समझो तुम्हारी जिह्वा अगर ऊपर जाएगी, एक चीज समझना, जैसे हम अगर करें आ तो समझो जैसे ऊंचाई की ना, तो अंदर जीभ ओठ खुलेगा तो जीभ की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, कम जाएगी। अगर ओठ फैलेगा तो जीभ की ऊंचाई कम, ओठ मतलब शकल ऐसे हो जाएगी। अगर ऐसे समझो तो मैं नहीं समझ में आएगा ना, तुम लोग किसी और की ऊंचाई देखते हो। देख बाबू, अगर ये वाली ऊंचाई बढ़ेगी, ये तुम्हारा अगर मान लो थोबड़ा है, अगर इसकी ऊंचाई बढ़ाओगे, इसकी ऊंचाई
ये का मतलब तुम्हारा थोड़ा मतलब तुम्हारा मुंह, अगर इसका ऊंचाई बढ़ाओगे तो जीवा भी इसी के साथ ऊपर जाएगी। अगर इसकी ऊंचाई ऐसे ऐसे फैल गया, ऐसे हो गया, तो फिर ऊंचाई नहीं जाएगी। बस इस चीज़ को समझ लोगे, याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो इसमें बताने वाली, नोट करके अपने कॉपी में लिख लो कि ज़्यादातर किताबों में ये वाला और ये बहुत कम किताबें जो सही लिखती हैं। ज़्यादातर किताबों में मैंने देखा, पर्सनली मैं बताता हूँ, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं फर्जी प्रकाशन की जिसमें गलत लिखा हुआ है। तो अगर कहीं मिल जाए तो इसको थोड़ा सा रुक के ठहर के पढ़ने की कोशिश करना, तब बात समझ नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझना इसको। कह रहा है कि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे जो स्वर वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है भर भर के, और कंफ्यूजन इस बात का होता है कि ये समझ नहीं पाते हैं, गलती हो जाएगी। बहुत सारी किताबों में तो वैसे ही ऑलरेडी गलत लिखा पड़ा है, और जब सब पे गलत लिखा पड़ा है तो गलत अगर लिखा है तो गलत पढ़ोगे भी तो गलत पढ़ोगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, जितना ध्यान से अपनी वाली को देखते हो उतना ध्यान से इसे देख लो। तुम्हारी वाली नंबर नहीं देगी लेकिन ये नंबर दे देगा, समझो। समृद्ध स्वर बस याद करना है, कैसे याद करना है वो चीज़ समझना है। कह रहा है कि बाबू छोटा वाला ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये इनको हम किस में रखते हैं? समृद्ध। अब समृद्ध क्यों कहते हैं ये अभी मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुमसे ये नहीं पूछेगा कि इसकी परिभाषा बताओ, नहीं, तुमसे दूर दूर तक नहीं पूछने वाला कि इसकी परिभाषा बताओ। तुमसे सीधे पूछेगा, कुछ वर्डों को दे देगा और पूछेगा ये समृद्ध है कि नहीं है। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर कहानी खत्म है। तो वो चीज़ समझनी है। अर्ध समृद्ध में कौन कौन आता है? देखो, ए और ओ। विपरीत में कौन आता है? आ और आगत वाला आ। अर्ध विपरीत में कौन आता है? आ, आई, औ और आ। अब एक चीज समझना, एक चीज तुम्हें समझनी है जो सबसे ध्यान से समझना। यहां वाला जो अ है इसके ऊपर चंद्र बिंदी लगी है, इसका मामला अलग है। जबकि यहां वाला अ है इसके ऊपर चंद्र बिंदी नहीं लगी। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें चंद्र बिंदी लगी है, इसमें चंद्र बिंदी नहीं लगी, दोनों बहुत अंतर होता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो समझ में आ गया समृद्ध में क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, अभी ये समझो। इसके बाद मैं ये बता रहा हूं ना कि कहते क्यों है, अभी समझ में आ जाएगा एक लाइन में। पहले इतना लिख लियो, आगे चलूं? चलो आगे देखो, पहले आगे कहानी क्या है। आगे की कहानी है, हट जा रे, ये सोचो लड़कियों की तरह बहुत भाव खाता है। इधर देखो, देखो कह रहा है कि समृद्ध स्वर वर्ण में मामला क्या है। कह रहा है कि जब स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त हो। अब बात है कि अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त, तो यहाँ पे एक वर्ड लिख लो, जिह्वा। जिह्वा अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त हो, मतलब जितना ज्यादा तुम्हारा मुंह पचकेगा जिह्वा की ऊंचाई उतनी ज्यादा हो जाएगी। वैसे ही तो मुख द्वार सकरा हो जाता है। सकरा होने का मतलब क्या? सकरा होने का मतलब पतला हो जाता है। तो भाई तब पतला होगा तभी तो ऊंचाई उठेगी, जब पतला नहीं होगा तो फिर कैसे? तो उसे बोलते हैं समृद्ध। इसमें क्या कहते हैं? इ ई उ ऊ, याद रखना, इ ई उ ऊ होता है समृद्ध। बात समझ में आ गई गुरु? आगे देखो। अरे इसमें बहुत कुछ समझना नहीं है यार, इतना मुंह बनाने लगते हो कि अरे नहीं आ रहा, नहीं काहे नहीं आएगा। देखो समझो, आगे कह रहा है कि अर्ध समृद्ध स्वरवर्ण। अर्ध समृद्ध स्वरवर्ण की कहानी ये है कि जिह्वा की ऊंचाई समृद्ध की अपेक्षा कम हो, समृद्ध की अपेक्षा कम होती है। मतलब समृद्ध में अगर तुम्हारी जिह्वा इतनी ऊंचाई जा रही है तो इसको करने में इतनी जानी चाहिए, बस। ये जिह्वा की ऊंचाई है, ग्राफ नहीं है, ऐसे तुम दिमाग का लगाने लगो। इसमें क्या होता है? ए और ओ होता है, बस। क्योंकि पीछे बता ही दिया था, बहुत ज्यादा समय देने का मतलब बेवकूफी है। इधर आ जाओ, जाके देखना क्वेश्चन में अगर नहीं मिलेगा तब बताना। और जितना बता रहा हूँ उसमें सब क्वेश्चन आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात जो सबसे मुख्य था वही बताएगी, बहुत सारी किताबों में गलत दिया हुआ है। देखो, विपरीत में कह रहा है कि जब स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय मुख वर्ण खुला हो तो उसे क्या बोलते हैं? विपरीत स्वर बोलते हैं, जिसमें क्या आता है? आ और आ आता है। अर्ध विपरीत स्वर का मतलब जब मुख विपरीत अपेक्षा कम खुला हो, इसकी अपेक्षा कम खुला हो, तब उसे कहते हैं विपरीत का उच्चारण होता है, जिसमें आता है आ, आई, औ और आ। बात समझ में आ गई? हमने इसमें बताया था कि इस वाले में देखो, समझो, देखो यहाँ वाले में चंद्र बिंदी लगी है जबकि यहाँ वाले में चंद्र बिंदी नहीं लगी। तो ये समझना है कि ये अर्ध विपरीत में है तो इसमें चंद्र बिंदी नहीं लगी है, विपरीत में है तो चंद्र बिंदी लगी है। ये चीज ध्यान रखनी है, बस। कहानी इतना कर लोगे तो कहानी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये खत्म बाबू, आगे चलें? चलो आगे आओ। अब ये सबसे ड्रामा वाला ये है, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है लेकिन अब सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा गुरु। समझो, कह रहा है कि अनुनासिकता के आधार पे, अनुनासिक का मतलब कोमल तालु के आधार पे जो हमारा स्वरवर्ण होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है बाबू। पहला वाला कौन सा होता है? पहला वाला होता है निरनुनासिक और दूसरा का वाला होता है अनुनासिक। अब समझो, अनुनासिक हम पढ़ाए थे ना
हमने बताया था अंग और अह का खेल होता है, इसमें अंग और अह का खेल होता है, समझना। देखो अ इ उ ये वाले, मतलब अगर इसके ऊपर ना तो चंद्र बिंदी लगी हो ना तो बिंदी लगी हो, तो ये इनको कहा जाता है निर्नुनासिक, मतलब जिनका उच्चारण करते हैं नाक का प्रयोग नहीं करते। बात समझ में आ गई? जैसे अब इधर देखो, इधर आओ, आ इ ए आई ओ औ। अच्छा, या इन दोनों पे हम चंद्रबिंदी नहीं लगा सकते, इन दोनों पे चंद्रबिंदी हम नहीं लगा सकते, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो कि सर जी सब पे यहाँ पर भी लगाए हो, यहाँ पर भी लगाए हो, यहाँ 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 यहाँ, इन दोनों पे कहा, इन दोनों पे लगती नहीं है इसलिए लगाएंगे नहीं, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। नहीं तो तुम गच्चा खा के गिर जाओगे मुँह बलक की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, अनुनासिक का मतलब हमने ये बताया था ना तुम्हें, अनुनासिक का मतलब हमने तो यही बताया था, हमने दो वर्ड बताए थे, एक बताया था अंग और दूसरा का वाला बताया था बाबू अ। तो ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, ये तो बताए थे, तुम्हें नहीं याद हो तो हम क्या करें? यही तो बताए थे, मतलब जिनका उच्चारण हम नाक का प्रयोग करते हैं, जैसे वो होता है मनोज तिवारी गाता है भोजपुरी वाला, वो सब नाक में गाना, हिमेश रेशमिया नाक में गाते हैं, ये सब नाक में गाने वाले हैं, लेकिन बहुत पसंद किए जाते हैं गुरु, हम भी पसंद करते हैं हिमेश रेशमिया को, मनोज तिवारी को नहीं। अनपढ़ इंसान से थोड़ी कम आती है ना, फालतू इंसान से। चलो इधर आ जाओ, अब आगे की कहानी है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसको एकदम अपना थोबड़ा भेजा दिल दिमाग सब यही रखो, तब समझ में आएगा, नहीं तो कहानी खराब हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। ध्यान से समझना ये है। अब हमें पढ़ना है स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान, मतलब जो हमारे स्वर वर्ण हैं कहाँ से बोले जाते हैं, कहाँ कहाँ से आवाज़ निकलती है। अगर इतनी बात समझ में आए तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, जहाँ जहाँ से आवाज़ निकलती है सब जगह से उच्चारण होता है। बहुत तेज हो, देखो उच्चारण स्थान और स्वर वर्ण, मतलब उच्चारण स्थान इधर लिखे हैं और कौन कौन से स्वर वर्ण यहाँ लिखे हैं। अब इस चीज़ को समझ लो, ये पूरा मामला क्या है फिर समझाते हैं। कह रहा है कि जो हमारे कंठ, हमारा कंठ ये होता है गेटी, गेटी के ऊपर होता है कंठ। ठीक है, अब यहाँ से कंठ से क्या बोला जाता है, छोटा वाला आ और बड़ा वाला, ये सब याद रखना, अभी सब आगे काम आएगा। छोटा वाला आ बड़ा वाला आ किससे बोले जाते हैं, कंठ से। कंठ के बाद बाबू क्या नंबर आता है, तालु का। तालु से क्या बोले जाती है, छोटी वाली ई बड़ी वाली ई, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर आता है ओष्ठ का। ओष्ठ से क्या बोला जाता है, ऊ बोला जाता है और ऊ बोला जाता है। और मूर्धा से या तो मूर्धन्य लिखते हैं, इससे क्या बोला जाता है, री बोला जाता है। देखो ये अगर तीन याद है ना, फिर भी तुम्हें बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब कैसे याद हो जाएंगी ये चीज समझ लो। देख बाबू, अगर इसको भेजा अच्छे से नहीं समझोगे ना, बात समझ में नहीं आएगी, एग्जाम में गलती करके आओगे। KTOM, KTM लिखा है, KTOM, ऐसे जैसे चाहो ऐसे याद कर लो। क्योंकि देखो ऊपर आ के बाद आ आता, ई के बाद ई आता, ऊ के बाद ऊ आता, री, ये वाला एक सीरियल क्रम में लिखा है, इसलिए हमने लिख दिया के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, ओ का मतलब ओष्ठ, एम का मतलब मूर्धा। तो ये चाहे याद कर लो, ये तो पहले से क्रम से याद है, तो इसके हिसाब से इसे सेट कर लेना, तो कहानी पूरी हो जाएगी। अब बात आती है कि ए और आई की, इसे समझना क्योंकि यही कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन किस बात का होता है, इस बात को समझना, क्योंकि कन्फ्यूजन बाबू यही होता है। अब इसे देख लो, यही ये पढ़ लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अगले दिन चलेंगे। समझो, ये कह रहा है कि कंठ तालु, कंठ तालु क्यों लिखा, एक चीज समझो। कह रहा है कि ए का निर्माण दो चीजों से होता है। ए का निर्माण, देखो यहाँ पे ए लिखा है, इसका निर्माण कह रहा है कि अ से होता है और ई से होता है। अ से होता है, जबकि अ का उच्चारण कंठ है, ई का उच्चारण तालु है। इसका मतलब अगर ए का उच्चारण हम करेंगे तो किससे करेंगे, कंठ और तालु से। तो हमने तभी कहा था ना कि अ का तुम्हें याद है, ई का याद है, ऊ का याद है, री का याद है, तो जितने आएंगे सबका याद हो जाएगा। तो जरूरी है कि ये याद हो। ठीक है, अब एक चीज समझो, आई है, आई का निर्माण किससे होता है, अ है और ए है। इसका मतलब इसको तो हम कंठ तालु से बोलते थे, इसका मतलब इसको भी क्या बोलेंगे, कंठ तालु से बोलेंगे। ये चीज दिमाग में रखने वाली है, नहीं तो तुम एक जोताई से सबको जोते जा रहा है, जोते जा रहा है, जोते जा रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ए आई समझ में आया, कंठ तालु से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका निर्माण ही अ से हुआ, इसका निर्माण ई से हुआ, इसमें आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कंठ तालु आ जाएगा। बात खत्म हो गई। आगे देखो, इसके आगे कहानी क्या है, यही समझ लो। कंठ ओष्ठ लिखा, इसका मतलब एक कंठ से बोला जाएगा, दूसरा का ओष्ठ से बोला जाएगा। कैसे, देखो ओ लिखा है, औ लिखा है, ओ का निर्माण होता है, आ में ऊ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और अगर औ है तो उसमें अ प्लस ओ जोड़ दोगे। अब एक चीज समझना, जैसे ऊपर समझाए थे वही चीज सेम चीज यहां समझनी है। समझना क्या है कि ओ और औ,
हम ये कह रहे हैं कि भाई ओ का निर्माण का मतलब अ प्लस उ। अब हमें पता है कि अ का उच्चारण होता है कंठ से, जबकि उ का उच्चारण होता है ओष्ठ से, तो दोनों को बोलेंगे कंठ ओष्ठ। यहाँ पे क्या लिखा है? कंठ ओष्ठ। बात समझ में आई? ऐसे ही नीचे वाले को देखो, नीचे वाला क्या कह रहा है? अ लिखा है, अ का निर्माण होता किससे है? अ में अगर ओ जोड़ दोगे तो अ बन जाएगा। इसका मतलब अ का उच्चारण कंठ थे और ओ का उच्चारण कंठोष्ठ थे। इसका मतलब कंप्लीट रूप से अगर ओ की बात करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कंठ ओष्ठ जाएंगे। अब दोनों चीज गलत तो नहीं करेंगे, हैं? कोई दिक्कत परेशानी? आगे देखते हैं, कुछ है तो ठीक है, नहीं तो क्लास यही रोकेंगे आज। कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन नहीं होगा तो कोई बात नहीं। खैर, इसके आगे कहानी अगले वाली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, ये बता देना क्लास कैसी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना या दोस्त यारों के भेज देना। ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।